हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, अपने अकाउंटिंग कोर्स में आज हम उस पड़ाव पर, उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी कंपनी या किसी बिजनेस के बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो आप क्या आंसर दोगे? कुछ लोग आंसर देंगे, सर जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा है वो कंपनी अच्छी है। कुछ लोग कहेंगे, सर टर्नओवर से क्या होता है, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है वो कंपनी अच्छी है। मैं कहूँगा दोनों ही आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है। बिकॉज कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ये सिर्फ टर्नओवर या प्रॉफिट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से रीड करना होगा, तभी हम इसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे समझा जाता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो बस आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, यही देखने वाले हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अकाउंटिंग कोर्स की शुरुआत ही हमने इसी के लिए करी थी कि बैलेंस शीट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे समझा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ साथ हम देखेंगे भारत में हुए सबसे बड़े स्कैम की, जी हाँ, बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ सत्यम कंप्यूटर के फ्रॉड की। हम सब लोगों ने सुना होगा सत्यम कंप्यूटर का फ्रॉड। ये फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड था जो हुआ ही था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके। इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके फेक रेवेन्यू, फेक प्रॉफिट दिखाए और इंडिया में इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। तो इतने बड़े बड़े स्कैम कैसे हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेरा फेरी करके, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोटा क्या होता है, हमें पता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन में कि भाई ये फिगर जो है, ये फिगर कहाँ से आ रही है, क्या प्लस माइनस हो रहा है, तो इससे रिलेटेड नोट्स देते हैं। तो उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट वगैरह ओपन किया हुआ है। इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल जो प्रोप्राइटरशिप होती है या जो इंडिविजुअल होते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कंपनीज होती हैं तो कंपनीज का अपना अलग फॉर्मेट होता है। जो शेड्यूल 6 कंपनीज एक्ट 2013 में हर कंपनी का मतलब एक फॉर्मेट होता है। तो कंपनीज जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं वो उस फॉर्मेट में बनाती हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट पहले आज हम कवर करने वाले हैं इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो चाहे इंडिविजुअल हो और चाहे नॉर्मल फर्म्स हो, वो लगभग इसी फॉर्मेट में बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। देखिए, तो ये होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप लोगों में कई लोगों ने इसको पहले देखा होगा। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, जो लोग ट्रेडिंग में हैं, पीछे से परचेज किया, आगे सेल कर दिया, होलसेलर, रिटेलर, इस टाइप के लोग वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप मेंटेन नहीं करोगे। आपका जो स्टेटमेंट है वो यहां से स्टार्ट होगा। ये होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए जो सेल परचेस करते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो पोर्शन है, देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये इसको बोलते हैं डेबिट। यहां मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोल देते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट क्या आया वो क्रेडिट और क्या गया वो डेबिट।
और सिंपल सा फंडा है, जो आया उसमें से जो गया लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट पे दिया जाता है टैक्स। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है सर, जब हम टैली पे एंट्री कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस जाते हैं कहाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में। जब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे तो वहां पर हमने उनको कहाँ दिखाया था, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने आपको बताया था जो खर्चे डायरेक्टली सेल से जुड़े होते हैं वो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो बस यहाँ पे जो खर्चे आप देख रहे हो ना, फ्रेट हो गया या फिर इससे रिलेटेड कोई मजदूरी हो गई, वेजेस हो गई, तो वो सारे जो भी आप ट्रेडिंग में जितने खर्चे दिखाओगे वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और जितने भी खर्चे आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे वो खर्चे क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमने टैली पे जब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे तो वहां पर देखा था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनडायरेक्ट और ये हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में सर कौन कौन से खर्चे आते हैं, सर जो डायरेक्ट खर्चे नहीं हैं उसके अलावा जितने खर्चे हैं A to Z सारे खर्चे आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट में। तो ये तो है नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आया क्या भाई, कोई रिसिट हो रही है, कोई सेल है, आपने परचेस किया था, पूरा माल नहीं बिका तो कुछ स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जो पड़ा हुआ है वो भी क्या है, वो भी क्रेडिट हो जाता है सर। ठीक है, जो खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स का कोर्स जो कि मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स, उसमें जब हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये वो खर्चे हैं जो अलाउड होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने यहां पर कोई ऐसा खर्चा लिख दिया जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है तो वो यहां से हट जाएगा। जब यहां से हट जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस है, आपने कहा कि ये खर्चा हुआ है, इनकम टैक्स कह रहा है कि ये खर्चा हम डिसअलाउ करते हैं, हम नहीं मानते हैं, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, तो अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, कर देता हूं 0, प्रॉफिट बढ़ गया। अब अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी, मतलब इनकम टैक्स, सपोज हम मान के चलते हैं कि इनकम टैक्स पे करना है 30%, तो इतना टैक्स हो गया। अच्छा, अगर ये खर्चा है इसको भी डिसअलाउ कर देते हैं तो देखिए टैक्स बढ़ गया सर, इसको भी डिसअलाउ कर देते हैं और टैक्स बढ़ गया। तो जितने खर्चे डिसअलाउ होते चले जाएंगे उतना आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए तो इनकम टैक्स का जो रूल है उसको अपने सामने रखिए। जो खर्चे अलाउड हो रहे हैं उन्हीं को आप बस दिखाइए, वरना कोई फायदा नहीं है। कल को नोटिस आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना टर्नओवर और ना प्रॉफिट ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सपोज यहां पर सेल कितनी हो रही है, अप्रॉक्स 1.43 करोड़, तो लग रहा होगा कि यार 1.5 करोड़ की सेल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन सपोज अगर इसके अगेंस्ट में खर्चे मेरे हैं वो हो रहे हैं 2.5 करोड़ के, सेल तो हो रही है 1.5 करोड़ की, लेकिन जो मेरे खर्चे हैं वो 2.5 करोड़ के हैं, तो मुझे बताइए क्या मतलब हुआ टर्नओवर का। किसी का मान लीजिए टर्नओवर है 500 करोड़ का, वाह बहुत अच्छा टर्नओवर है, लेकिन उसका खर्चा ही है 600 करोड़ का, तो उसको लॉस हो रहा है 100 करोड़ का। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, तो मतलब ये हुआ कि टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब प्रॉफिट से तो पड़ता है ना, वो भी देख लेते हैं। सपोज आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 100 करोड़ का, वाओ सर बहुत अच्छा बिजनेस है, 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग आगे देखेंगे बैलेंस शीट, वहां पर लोन आपने ले रखा है 400 करोड़ का। अब मुझे बताइए क्या मतलब हुआ 100 करोड़ प्रॉफिट का। अभी आपको 300 करोड़ और चाहिए तब जाके आप अपना लोन दे पाएंगे, लोन चुका पाएंगे।
यानी कि प्रॉफिट भी ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को समझकर हम किसी भी कंपनी को समझ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी, दैट इज बैलेंस शीट। जब हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और इसीलिए ये रूल है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। जब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक उस कंपनी का शेयर परचेज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप पब्लिक का पैसा उठा रहे हो तो आप अपनी बैलेंस शीट को ऑनलाइन अपलोड करो, ताकि जो आपको पैसा दे रहा है उसको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें बैलेंस शीट को समझना आना चाहिए कि कल को अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप अपना एक मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होती है। यहां पर भी देखिए दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के, लाइबिलिटी और एसेट। अब आपको मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी मतलब हर वो पैसा जो कंपनी को आज नहीं तो कल पे करना है किसी को भी, चाहे वो उसका क्रेडिटर्स हो, बैंक का लोन हो, चाहे वो उनके शेयर होल्डर्स हो, कोई भी हो, आज नहीं तो कल जो पैसा कंपनी को देना है वो आ जाएगा लाइबिलिटीज में, और आज नहीं तो कल जिनसे पैसा मिलना है वो आ जाएगा एसेट में। तो एसेट को मैं कर देता हूं यहां पर ग्रीन, ये पैसा मिलना है, ये पैसा मिलना है, और यहां से पैसा जाना है तो मैं इसको कर देता हूं रेड। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल पैसा पे करना है, ये एसेट है, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। अब यहां पे देखिए हेडिंग्स होती हैं कुछ, कैपिटल बैलेंस, आपने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। हर कंपनी, हर बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कुछ तो आप अपने जेब से पैसा लगाते हो जिसको बोलते हैं कैपिटल। ये हमने टैली में भी देखा था जब हम एंट्री सीख रहे थे, तो वो तो यहां पर आ जाएगा। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, मतलब नॉन करंट ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पेबल आफ्टर 1 ईयर। हर वो चाहे वो लोन हो फ्रॉम बैंक या फ्रॉम एनीवन, कोई लोन है, कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है, वो यहां पर आएंगी सर। और हर वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर, मैं यहां लिख देता हूं विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर आपको पे करनी है वो है करंट लायबिलिटीज। उसको अगर आपको ढूंढना है किसी बैलेंस शीट में तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में नीचे, करंट लायबिलिटीज। अब जब आप देखोगे ना प्रॉफिट को, अब आपको प्रॉफिट को कंपेयर करना है किससे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से। अगर ये प्रॉफिट से कम है, जैसे मैं इसकी बात करूं, यहां पे प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख का, 12 लाख का, ठीक है, यहां तो 12 लाख का आ रहा है। बैलेंस शीट में आ जाइए, बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी कितनी है सर हमारी? सर टोटल लायबिलिटी है हमारी, अगर हम पूरी बैलेंस शीट की बात करें तो 22 लाख की, ये टोटल आ रहा है 22 लाख की लायबिलिटी है। हालांकि इसमें से तो ये कैपिटल है। तो कैपिटल क्या होता है? ये इंटरनल पार्ट होता है कंपनी का, किसी भी बिजनेस का। तो जाहिर सी बात है अगर ये डूबेगा तो किसका डूबेगा? प्रोप्राइटर का, जो बिजनेस का ओनर है। तो कैपिटल के अलावा ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है और जो करंट लायबिलिटीज है, इसको हम लोग कंबाइंड में क्या बोलते हैं पता है? इसको कंबाइंड हम लोग बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। ये हमें देखना है कि सर आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है। इसको हम लोग येलो कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल ये तो भाई जो ओनर है उसका ही रिस्क है, डूबेगा पैसा तो उसका डूबेगा। लेकिन जो आउटसाइड लायबिलिटी है, चाहे वो नॉन करेंट हो या करेंट हो,
ये मेन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है कितना, 12 लाख का, और जो इनकी आउटसाइड लाइबिलिटी है वो सिर्फ कितनी है सर, वो है सिर्फ 3,89,000 की। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बिजनेस है ये अच्छा है। मैं कह सकता हूं कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, ये एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक पोजीशन है। यहां पर अगर मान लीजिए ये जो अदर पेबल है ये हो जाता 25 लाख का, ये हो जाता 25 लाख का। अब आपको सर टोटल तो अलग अलग हो गया, टोटल तो बैलेंस शीट का बराबर होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये अदर लाइबिलिटीज सपोज हो जाती 25 लाख की, अब देखो भले ही प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख रुपए का, लेकिन जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो कितने की हो जाती, वो हो जाती अप्रॉक्स 28 लाख की। तो 12 लाख प्रॉफिट है, पैसा आपको देना है लोगों का 28 लाख रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, एक तरीका समझ में आ रहा है कैसे हम लोग बैलेंस शीट को रीड करते हैं। अब आ जाते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट में फिक्स्ड एसेट्स, सर ये क्या होता है, आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लैपटॉप परचेज करा, एसी, फर्नीचर, मशीनरी, मोबाइल, व्हीकल, ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। सर नॉन करंट एसेट क्या होती है, सेम चीज, यहां पर पेबल विद इन आफ्टर 1 ईयर है, यहां पर हम लोग हो जाएगा रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर। वो सारी एसेट जिससे आपको पैसा तो मिलना है लेकिन 1 साल के बाद, उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। और हर वो एसेट जिससे आपको पैसा तो मिलना है लेकिन 1 साल के अंदर मिलना है, जैसे स्टॉक, जाहिर सी बात है आप 1 साल के अंदर बेच दोगे, पैसा आ जाएगा। डेटर्स, जाहिर सी बात है आपके डेटर्स आपको 1 साल से पहले ही पैसा देंगे। और बैंक और कैश बैंक और कैश तो ऑलरेडी कैश होता है। इसके अलावा कोई भी एसेट हो जाएगा, आपने किसी को शॉर्ट टर्म का लोन दिया है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, आपने 6 महीने का लोन दिया है, 6 महीने में आप उससे पैसा ले लोगे। तो इस तरह की आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है, कोई एफडी आपने ले रखी है 8 महीने की, 12 महीने की, 11 महीने की, तो ये भी क्या हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इसी में आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि यहां पर करंट लायबिलिटीज कितनी है इनकी। अगर मैं पहले की बात करूं तो इसको मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, हाँ अब बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो गया। हाँ अब मैं देखूंगा यहां पर करंट लायबिलिटी से अगर मैं बात करूं तो ये कितनी हो रही है सर, ये हो रही है 3,89,000। और अगर मैं करंट एसेट की बात करूं तो कितनी हो रही है 22 लाख। अब इसको भी कैसे कंपेयर किया जाता है, देखिए करंट एसेट अराउंड 22 लाख और करंट लायबिलिटीज अभी हमें देखिए कितनी है, अराउंड में लिख देते हैं 4 लाख, ठीक है फॉर एग्जांपल। अब इसको भी आप कंपेयर करोगे, इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी इसको एक टर्म से बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करो कि लायबिलिटी तो ठीक है 4 लाख की है, बट उसके अगेंस्ट में आपके पास एसेट भी तो है 22 लाख की, 22 लाख की एसेट भी तो है। यानी कि अब मैं क्या बोलूंगा कि पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं, जैसे भी हमने 25 लाख किया था, 25 लाख। अभी ये मत देखना टोटल अलग अलग हो गया है, अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए प्रॉफिट है 12 लाख का, हमने देखा बैलेंस शीट तो हमने देखा अरे यहां तो पैसा देना है कितना 28 लाख रुपए, ओफो इतना पैसा तो पे करना, यानी कि कंपनी बेकार है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अब इसके साथ जरा एनालाइज करिए करंट एसेट को। तो करंट एसेट आ रही है सर 22 लाख रुपए की, यानी कि भले ही यहां पर आपको 28 लाख रुपए पे करना है, ठीक है, यहां पर तो आपको पे करना है 28 लाख, 28 लाख, लेकिन करंट एसेट है आपकी करीब 22 लाख की। यानी कि अगर मैं इसको लेस करूं तो कितना आएगा सर, सर ये आएगा 6। तो यानी कि एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी बची 6 लाख की, और प्रॉफिट कितना है सर 12 लाख। अब मुझे बताइए क्या पोजीशन ठीक है कंपनी की? हाँ सर ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट 12 लाख है, लेकिन कंपनी की जो
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकाला तो कितना आया, 6 लाख आया। तो 12 लाख में अगर हम 6 लाख हटा दें तो कंपनी के हाथ में तब भी कितना बचेगा, कंपनी के हाथ में सर बचेगा 6 लाख रुपए, यानी कि कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचेगा। इसका मतलब कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट में है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैसे बैलेंस शीट को समझा जाता है? बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा वीडियो है, और अगर आपको ना समझ में आए तो रिवाइंड करके बार बार देखिए। ऐसे समझा जाता है कंपनी को कि हमने सबसे पहले देखा कि टर्नओवर बहुत अच्छा है तो कंपनी अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम आ गए प्रॉफिट पे, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है तो क्या कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है। इसके साथ हमें और क्या देखना है कि कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है। हमने देखा कंपनी की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हम परेशान हो गए, लेकिन परेशान नहीं होना है। लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में देखिए कि एसेट कितनी है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर तो 28 लाख रुपए देना है, लेकिन यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 22 लाख। तो 28 में से जब 22 गया तो कितना बचा, 6 लाख। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 लाख का। यानी कि कंपनी के हाथ में सब कुछ देने लेने के बाद भी करीब करीब 6 लाख रुपए बचेगा। ऐसे ही कंपेयर करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज अगर होती तो उसको कंपेयर कर लेते किससे, नॉन करंट एसेट से, और फिर एक बार इन दोनों को कंबाइंड कंपेयर करते और फिर देखते कि कितनी कैसी पोजीशन है कंपनी की। ऐसे फ्रेंड्स एक छोटी मिड साइज प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, वो भी ऐसे ही बनाती है अपना बैलेंस शीट। तो ऐसे हमें समझना है बैलेंस शीट के बारे में। तो ये हमने समझा कि कैसे बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में अब हम समझेंगे कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को, कि कंपनी जो शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, तो वो कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं और कंपनी के बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है। बिकॉज वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिस्टेड कंपनीज रिलायंस, टाटा, है ना, अडानी ग्रुप्स, इनकी बैलेंस शीट को हम लोग डाउनलोड करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी कितने पानी में है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक करो, नीचे बताए एक बटन है लाल कलर का, उसको टिक करो, क्लिक करो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।